to all of you. This is Shahenshah from Perfection IAS and आज हम शुरू करने वाले हैं द हिंदू का एनालिसिस, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं 10th of July Monday 2023 दिस एनालिसिस ऑफ द हिंदू। ये जो हम करेंगे, आज से शुरू करेंगे या आज से हम इसको फॉलो करेंगे। आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको इसको डेली देखना है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते इस एक भी दिन भी। जो भी आपको इसमें असाइनमेंट्स मिलेंगे इस हिंदू की एनालिसिस में, जितने भी हम असाइनमेंट्स देंगे आपको, वो आपको करने होंगे। असाइनमेंट्स में आपके मेंस के क्वेश्चंस आ जाएंगे। मेंस का एक क्वेश्चन देंगे हम, और वो क्वेश्चन आप लिखोगे, उसका आंसर लिखोगे और हमें फॉरवर्ड करोगे। हमें आप फॉरवर्ड करोगे, ईमेल आईडी है bpsc, sorry, you can forward it to resurrection191@gmail.com. ठीक है, this will be the email ID for all of your answers. You send your questions and your answers here and we will evaluate them. We will send you a detailed feedback, और वो होगा हमारे असाइनमेंट्स का काम। इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जब हम करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे, जब हम ये हिंदू का एनालिसिस करेंगे, तो हमें और क्या क्या करना है, हमें किस चीज का ध्यान रखना है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या हमें हिंदू पढ़ना आता है या नहीं आता। क्या ये जो न्यूज है, जो ये न्यूज अभी आ रही है, दैट इज अबाउट दिस बिल विच इज अमेंडिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980s। अब ये जो बिल है, ये हमारे जीएस में या सिलेबस में किस पार्ट से रिलेटेड है, किस पोर्शन से रिलेटेड है, जीएस के किस सिलेबस में आती है, ये किस पेपर के सिलेबस में आती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और जब भी हम ये चीजें करेंगे, मैं आपको हर न्यूज के बाद बताऊंगा, हर न्यूज से पहले बताऊंगा कि ये जीएस के किस क्वेश्चन, किस सिलेबस के किस पेपर का पार्ट है और किस माइक्रो टॉपिक का पार्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। और हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसको हमने नाम रखा है डेली न्यूज सिंप्लीफाइड। ठीक है, ये डेली न्यूज सिंप्लीफाइड जो है, इसका आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपने अगर बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो आपको रोज नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जाइए, लॉग इन कीजिए, और इसको फॉलो करने वाले जितने भी लोग होंगे, वो हमारे पास आके ऑफलाइन सेंटर पे मेंटोरशिप अवेलेबल कर सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को वो आराम से रीडिजाइन करा सकते हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना होता है, मेंस के आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है, वो सब चीजें हो जाएंगी जब आप हमारे ऑफलाइन सेंटर, दैट इज जो हमारा ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में है या पटना में है। ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में जो है वो करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 8 के पास है। आप आ जाइए हमारे सेंटर पे, परफेक्शन आईएएस पे। आप देखिए कि कितना डिफरेंस है जब आप खुद से पढ़ते हैं और आप किसी मेंटोर की गाइडेंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो let's begin with the first news. I welcome you all, starting with the great enthusiasm. तो पहला न्यूज था that the objections were overruled as the forest bill goes to the house unchanged. तो क्या हो रहा है अभी? अभी हो रहा है ऐसा that the Forest Conservation Act of 1980s is being amended. ठीक है, अब अगर इसको अमेंड किया जा रहा है तो दिक्कत क्या है इसमें और क्या परेशानी है और क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये हम देखेंगे कि ये जो बिल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसको अमेंड किया जा रहा है ताकि इसको अप्लाई किया जा सके, ताकि इसको एप्लीकेबल बनाया जा सके सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड के लिए। ठीक है, these include the lands which were notified as forest under the Indian Forest Act of 1927 or those which were recorded as forest in government records. ठीक है, तो अब अगर आप ये न्यूज देखेंगे तो इस न्यूज में जो लिखा हुआ है, that is touching a raw nerve. It says that the proposed amendments of the Forest Conservation Act 1980s have attracted objections. क्यों objections आई है? Because पहले ये डाइल्यूट करता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जो जजमेंट दिया था, that is गोदावर्मन केस. This judgment was about extending the protection to wide tracts of forests
इवन इफ वो फॉरेस्ट जो है, अगर वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट नहीं होगा, तब भी उसमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980s। तो ये जो इस टाइम पे केस का वर्डिक्ट आया था, गोदा वर्मन केस का वर्डिक्ट जो आया था, इट वाज जस्ट टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन। इससे क्या होगा, हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, हमारा फॉरेस्ट कंजर्व हो जाएंगे, और जो कि इकोलॉजिकली जरूरी है। अभी हम पढ़ेंगे आगे साइंस वाले सेक्शन में, हम जाएंगे इसी न्यूज़पेपर में, तो आप देखोगे कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट वी शुड डू व्हाट, हमारे पास एट लीस्ट मिनिमम अगर हम करें तो हमें डिफॉरेस्टेशन के लेवल को 10% पे लेके आना होगा, less than 10%, but still we are on 3% rate, and which is yet more than the last year's deforestation rate. तो अभी अगर आप देखोगे तो दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, अभी अमेंडमेंट जो आ रही है, इट्स बीइंग, देयर आर सम एप्रीहेंशंस अबाउट चेंजिंग द करंट सिनेरियो जो अभी है ऑलरेडी। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी ज्योग्राफिकली सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है, वो एरिया अगर बॉर्डर एरिया में आता है और उस एरिया में इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहां पे कोई हमें हाईवे बनाना है, कोई हमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें कोई क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, जो वो बना रहे होंगे, वेदर दैट इज बीआरओ और वेदर दैट इज सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो टेंडर मिला होगा। नो सेंट्रल प्रोटेक्शन फॉर द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ सो कॉल्ड डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है? डीम्ड फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं ऑफिशियली एज फॉरेस्ट, जिनका लैंड रिकॉर्ड या रेवेन्यू सेटलमेंट में जब हम देखते हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट में या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उनको रिकॉर्ड नहीं करती है दैट दीज आर फॉरेस्ट, वो लैंड फॉरेस्ट लैंड नहीं होता है, ठीक है, बट दे आर एक्चुअली फॉरेस्ट क्योंकि उसमें फॉरेस्ट ग्रोथ हो गई होती है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वन इज प्राइमरी फॉरेस्ट, सेकंड इज सेकेंडरी फॉरेस्ट। ठीक है, प्राइमरी फॉरेस्ट, सेकेंडरी फॉरेस्ट, इसका डिफरेंस शायद अभी तक मेरे हिसाब से जितना भी मैंने पढ़ा है तो बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, बट आज के न्यूज़पेपर में आया है, तो आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में साइंस के सेक्शन में प्राइमरी फॉरेस्ट और सेकेंडरी फॉरेस्ट में डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक, नाउ द थिंग इज, ये 3-4 एप्रीहेंशन है। पहला, गोदावर्मन की इसको रिवर्स बैक कर रहा है और 100 किलोमीटर में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है, हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना है, तो वहां पे कोई क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा, डीम्ड फॉरेस्ट जो होंगे उनको वायलेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल इज चेंजिंग द करंट डायमेंशन ऑफ ऑल ऑफ दिस विच इज देयर इन द जो ऑलरेडी है 1980s के एक्ट में, बट अभी नहीं है। दिस बिल ऑल्सो एग्जेम्प्ट्स सर्टेन टाइप्स ऑफ लैंड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट। अब जो ये लैंड हमने देखा, कौन सा लैंड, जो जोग्राफिकली सेंसिटिव लैंड होगा बट 100 किलोमीटर की रेडियस में होगा, उसको ये एग्जेप्ट कर देता है। ठीक है, उन चीजों के लिए अब यहाँ पे ये लिख रहा है दैट देयर आर ओनली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज एंड देयर आर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जिनका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हाउएवर, अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्मॉल रोड साइड एमिनिटीज एंड पब्लिक रोड्स बनाए जाएं, देन ऑल्सो दीज आर एग्जेम्प्टेड। द स्टेट गवर्नमेंट्स जो होंगी इस बिल के अंदर, द स्टेट गवर्नमेंट्स will require a prior approval of the central government to assist any foreign land to any private entity। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लैंड देता है किसी प्राइवेट एंटिटी को, ठीक है, तो नाउ द थिंग इज कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर अप्रूवल देना है या लैंड ट्रांसफर करनी है किसी प्राइवेट एंटिटी को, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक प्रॉब्लम ये होगा कि उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई भी अप्रूवल लैंड ट्रांसफर करना होगा किसी प्राइवेट एंटिटी को, तो उनको अप्रूवल लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। This act also specifies some activities that can be carried out in the forests, such as establishing the checkposts, fencing, and bridges. Even if zoos, safaris या ecotourism facilities को हमें रेगुलेट करना है, तो ये एक्ट वहां पे भी रेगुलेशन लेके आता है। दिस एक्ट स्पेसिफाइज कि इन एक्टिविटीज को अगर हमें करना है तो हमें वहां पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और उन एक्टिविटीज को रेगुलेट कैसे करेंगे, तो वो भी हमने देख लिया दैट उन एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट आया है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे 3-4 चीजें हैं। एंड देयर इज अ ब्लैंकेट एक्सेप्शन फॉर द प्रोजेक्ट्स लाइक zoos, ecotourism facilities and reconnaissance surveys
which may adversely affect the forest, land and wildlife protection. तो there is an exemption. Exemption किस चीज का है? Exemption of zoos, ecotourism facilities and reconnaissance surveys. ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखना है that how this act is going to change the current scenario. Now इसके बाद हम जाते हैं सेकंड न्यूज पे. हमारी सेकंड न्यूज वाज अबाउट जो हमने कल देखा that torrential rains जो दिल्ली में हुए इन कैपिटल, इसकी वजह से फ्लड भी आया. तो हमने लोगों का देखा होगा कि लोगों के ऑफिस के ऊपर से पानी बह रहा है, नीचे सीढ़ियों से पानी आ रहा है, सड़कें दरिया बन गई है. देयर वाज समथिंग व्हिच वाज वायरल आल्सो कि कैनॉट रिवर बन गया है. ठीक है, कैनॉट रिवर बन गया दिल्ली में. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, बट बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट एंड ए सीएस एस्पिरेंट, व्हाट यू शुड नो इज कि ये रेन्स कैसे हुई, इनका मेन रीजन क्या था. एंड द मेन रीजन वाज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, because of the humidity in the northern belt of India and the changes in current scenario and the changes in this area, उसकी वजह से क्या हुआ that there were some rains and this moisture was available in northwest India. ठीक है, और moisture availability की वजह से ही in the past few days there were some disturbances and temperature also has risen in these days, and due to which there were the conducive these conducive environmental conditions were there. और उसकी वजह से फिर as the कुलदीप श्रीवास्तव, मिस्टर कुलदीप श्रीवास्तव who is IMD head, रीजनल फोरकास्टिंग सेंटर का हेड, तो उन्होंने बोला है that due to the western disturbances we have seen this thing which we saw as the torrential rains in New Delhi, the capital territory. ठीक है, तो हमें रीजन पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है. तो अगर आप देखो, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, और यहाँ से from the western areas or the Mediterranean Sea, we usually observe these western disturbances. ठीक है, in the time period of what, किस टाइम पीरियड में हम देखते हैं ये? यूजुअली विंटर्स में देखते हैं या तब देखते हैं जब ITCZ का शिफ्ट हो रहा हो. ठीक है, तो चलिए इसको इस न्यूज को थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं और आगे बढ़ते हैं because there are more important news in this newspaper. And one more important news is about Varanasi turtles. And what are these Varanasi turtles? They are helping in cleaning the Ganga. अब turtles कैसे गंगा को क्लीन कर रहे हैं and how is it going to help, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से. क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो यूपीएससी एप्लीकेशन पार्ट पूछता है किसका? दो चीजों का, दैट इज इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक. कोई भी टेक्नोलॉजी हो या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो, वो बायो रेमेडिएशन के लिए बैक्टीरिया पूछेगा, वो साइंस एंड टेक में ड्रोन टेक्नोलॉजी पूछेगा, वो क्रिस्पर कैस9 पूछेगा, वो उसका एप्लीकेशन पार्ट पूछेगा. तो एप्लीकेशन पार्ट हैज बीन द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ यूपीएससी. इसीलिए यहाँ पे भी देयर इज समथिंग व्हिच इज अनयूजुअल, टर्टल्स को यूज किया जा रहा है टू क्लीन अप द गंगा. अब गंगा रिजुविनेशन में टर्टल्स का क्या रोल रहेगा? तो इट सेज दैट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया and Ministry of Forest have joined hands in the National Mission for Clean Ganga, the agency implementing the Namami Gange program. तो 3-4 चीजें यहाँ पे आ गई. पहला हमारा आया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड सेकंड आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, थर्ड आ गया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एंड फोर्थ आ गया नमामि गंगे प्रोग्राम. ठीक है, now the thing is they have established a rehabilitation center for turtles in UP Varanasi. अब इसमें क्या है, कुछ turtles को यूज किया जाता है so that they help in eating up what is the rotten or half burnt human bodies. जो गंगा रिवर में या गंगा जी में हम जितनी भी अस्थियां बहाते हैं,
तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसको खा लेते हैं, और अपना जितना भी इसमें यूजुअली क्या होता है, जब कोई डेड मैटर पड़ा पड़ा होता है किसी वाटर बॉडी में, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी इंक्रीजेस। अब बीओडी इंक्रीज होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी, तो वहां पे क्या होगा, यूट्रोफिकेशन। क्यों होगा यूट्रोफिकेशन? बिकॉज जितना भी डेड मैटर पड़ेगा उसकी वजह से ऑर्गेनिक ग्रोथ, और अगर आप देखो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा, ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा और यूट्रोफिकेशन होगा और एक्सेस ग्रोथ होगा। और जो ये वाटर बॉडी होगी, इस वाटर बॉडी में मैसिव डेथ होगा, मैसिव डेथ होगा, तो विच विल लीड टू मोर फॉसिल्स इन दी वाटर बॉडी लाइंग डाउन, और उसका डिकम्पोजिशन के लिए टोटल ओवरऑल ये एक ऐसे साइकिल में फंस जाएगा कि डिकम्पोजिशन होता जाएगा और ये वाटर बॉडी सड़ती जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रिवेंटिव और प्रीएम्प्टिव मेजर लिया हुआ है कि वी आर यूजिंग टर्टल्स इन दिस। हाउ यूपीएससी कैन बी फ्रेमिंग ए क्वेश्चन ऑन दिस इज कि आपको ये बोला जाएगा दैट कि अगर वाटर बॉडी का क्लीन अप करना है, इफ यू आर अबाउट टू क्लीन अ वाटर बॉडी, और अगर हमें पोल्यूशन फ्री वाटर बॉडीज चाहिए, और अगर हमें पोल्यूशन फ्री वाटर बॉडी कोई चाहिए, तो हम किस किस ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हैं? क्या हम टर्टल्स का यूज कर सकते हैं? क्या हम बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं? क्या हम वायरस का यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी होगी कि किस किस एनिमल का हम यूज कर सकते हैं, या किस किस ऑर्गेनिज्म का हम यूज कर सकते हैं इस चीज में। ठीक है, दैट विल बी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट, जहां पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। Now moving ahead to the main editorial section or the lead editorial of the day, and this editorial is about the public distribution system. ठीक है, अब इस एडिटोरियल में क्या है, इस एडिटोरियल में बोला जा रहा है दैट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का मतलब हमारा एक बेसिक थिंग है, और द की ऑब्जेक्ट और द की इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द हंगर। ठीक है, इंडिया हैज बीन अ कंट्री जिसने मोर देन 2.18 मिलियन 2.18 मिलियन लोगों को पॉवर्टी के शैकल से बाहर निकाला था 2018 में। ठीक है, मोर देन 2 मिलियन पीपल वर टेकन आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ द हंगर और द पॉवर्टी, एक्चुअली पॉवर्टी नॉट हंगर, in 2018, that is before COVID. And public distribution system has helped a lot in re-establishing the degrading स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज न्यूट्रिशन एटलस। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा वीक न्यूट्रिशन था, और बहुत ही एक ऐसा बोला जा सकता है कि न्यूट्रिशन लेवल पे इंडिया हैज बीन फेसिंग दिस ब्रंट की हमारा जो न्यूट्रिशन का स्कोप था मैल न्यूट्रिशन, जिसमें हम अभी भी देखें तो देर आर 4 की ऑब्जेक्टिव्स और 4 की टारगेट्स, जिसको हम बोलते हैं स्टंटिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट, ठीक है, स्टंटिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट, एंड I guess malnutrition, or the fourth one is now the targets are we need to decrease it by 2% and this by 3% and this by also 2%. ठीक है, now there is this discussion about Anna Bhagya scheme, and the author Ritika Khera, she is a professor of economics in Indian Institute of Technology Delhi, IIT Delhi में ये प्रोफेसर है। अभी क्या बोल रही है कि अभी जो रिसेंट कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2023 में, उसमें एक ये वादा किया गया था कांग्रेस के द्वारा दैट दे विल गिव एडिशनल 5 kilograms to those who already are the part of what, to every member who are the part of what, पीडीएस सिस्टम। जो ऑलरेडी पीडीएस सिस्टम का पार्ट है लोग, उनको 5 और किलोज दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, क्या इस चीज को करने का कोई जरूरत था या नहीं था, एक्चुअल में यही चीज बोल रही है कौन, रितिका खेरा। ये बोल रही है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या क्या है पीडीएस सिस्टम में, प्रॉब्लम्स के बाद इस अभी ये 2 की डायमेंशंस दे रही है। पहला है चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, अब चैलेंजेस के बाद प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है।
तो ये एक ऐसा एडिटोरियल है जिसको आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा। इसलिए बिफोर स्टार्टिंग इट वी विल गो थ्रू अ बिट थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया क्यों है? बिकॉज जस्ट टू एंश्योर दैट फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया इज वेल मेंटेन्ड। और इसको करता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। नाउ दिस हैज इमर्ज्ड एज अ मैनेजमेंट ऑफ स्कैरसिटी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हमारे पास? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इसमें काम कर रही है। ठीक है, अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है इसमें? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है? प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड एलोकेशन टू स्टेट्स। और इसके बाद रोल आता है स्टेट गवर्नमेंट्स का। अब स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल क्या है इसमें? दैट स्टेट गवर्नमेंट्स जो है दे आइडेंटिफाई दी बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरीज को वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन दे आल्सो हेल्प इन गिविंग दी राशन कार्ड्स आल्सो एंड सुपरविजन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स का सुपरविजन करता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड पीडीएस सिस्टम में अभी हमारे पास क्या क्या चीजें दी जा रही है? दैट इज व्हीट, राइस, शुगर और कैरोसिन। ये 3-4 चीजें हम दे रहे हैं अभी पीडीएस सिस्टम में, जो अभी हो रहा है। हाउएवर देयर इज अ डिमांड ऑफ increasing these items to just from wheat, rice, sugar, kerosene से लेके इसको बढ़ाया जाए। और कुछ स्टेट्स एक्चुअल में दे भी रहे हैं, दैट इज पल्सेस, एडिबल ऑयल्स। कुछ स्टेट्स दे रहे हैं और कुछ स्टेट्स नहीं दे रहे हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस। इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सी चीजें दी जा रही है और कौन सी चीजें नहीं दी जा रही है और किन चीजों की डिमांड आ रही है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसी एडिटोरियल में हम देखेंगे कि और भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिनको हम डील कर सकते हैं आराम से, और एक एक करके हम हर एक प्रॉब्लम को देखेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो हमने देख लिया कि क्या है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने देखा था दैट राशनिंग के मेजर्स लिए जा रहे थे 1960s में, क्योंकि हमने देखा था एग्रीकल्चरल क्राइसिस हुआ था। नाउ दी देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1960s में वी सेट अप एन एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। ठीक है, एग्री प्राइस कमीशन 1960s, जिसने ये रेकमेंड किया था अबाउट दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और 1970s में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इवॉल्व इनटू यूनिवर्सल स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड। और 1992 तक हमारे पास चल रहा था क्या? 1992 तक हमारे पास पीडीएस चल रहा था, और 1992 में हमने आरपीडीएस लेके आ गए, दैट इज रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसमें हमने क्या किया कि हम रीच बढ़ाएंगे। तो जितने भी फार फ्लंग एरियाज थे, हिली एरियाज थे, रिमोट एरियाज थे और इनएक्सेसिबल एरियाज थे या अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस थे, उन तक हमने ये खाना पहुंचाया, ये सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स पहुंचाए। और उसके बाद हमने 1997 में टीपीडीएस, दैट इज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमने अडॉप्ट किया 1997 में। क्यों अडॉप्ट किया? जस्ट टू मेक श्योर दैट हमने क्या किया, हमने हाउस होल्ड्स को 2 हिस्सों में बांटा। एक था बीपीएल एंड दूसरा था एपीएल, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। और इसके बाद हमने फोकस किया अंत्योदय अन्न योजना पे, विच वाज अ स्टेप फॉर मेकिंग द टीपीडीएस एम एट रिड्यूसिंग द हंगर एक्चुअल में। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना, इसका जो बेस ऑब्जेक्टिव था विच वाज अबाउट हंगर, इसका एक्चुअल में मोटिव ये था कि उन लोगों तक पहुंचाना खाना जिनके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं है खाना खाने के लिए। और ये आई थी 2000 में, 2000 में स्कीम आई थी फॉर 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज। ठीक है, 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिलीज।
ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्यों आया था और कौन सी स्कीम किस लिए आई थी। इसके बाद 2000 के बाद हमारे पास 2000 के बाद अगर आप देखो तो 2013 में हमने लॉन्च किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें डिस्कस की गई है इस एडिटोरियल में और ये सब चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम इसका बैकग्राउंड जान सकें। और 2013 का जो एक्ट था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, व्हाई वाज दिस एक्ट देयर? इट वाज जस्ट टू मेक राइट टू फूड अ जस्टिसेबल राइट। तो अगर आपको याद होगा, जस्टिसेबल राइट्स एंड नॉन जस्टिसेबल राइट्स, और जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इस चीज को आप देखोगे, ठीक है, और इस चीज को सही से देखोगे। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 वो भी देखोगे और उसके हिसाब में उसी के कंपैरिजन में 2013 वाला एक्ट देखोगे कि क्या नेचर चेंज होता है एक राइट का जब वो जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल से उठ के जस्टिसेबल बनता है, या एक लीगल राइट का क्या स्कोप होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट का क्या स्कोप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हमारे बैकग्राउंड में थी और हमने ये जाननी जरूरी है। अभी हम और थोड़ा पढ़ेंगे बैकग्राउंड के बारे में, एंड ऑल द बैकग्राउंड इज अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओनली, सो दैट आपके पास कोई प्रॉब्लम ना रहे इस सब चीज को लेके। आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझ गए तो आपका मीन्स का एक पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है और आपको एटलीस्ट एक आंसर आपका बन जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। क्योंकि यूजुअली फूड सिक्योरिटी पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, या फूड सिक्योरिटी या फूड सेल्फ सफिशिएंसी, या अभी जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस चल रहा है, या पिछले अभी सैटरडे के न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा दैट अगर आप अभी देखो तो टोमेटो का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। टोमेटो का प्राइस 200 रुपए किलो जा रहा है, ठीक है, 200 रुपए किलो, ठीक है, पर केजी। और अगर आपने शायद सैटरडे का पेपर पढ़ा होगा तो सैटरडे के पेपर में इट वाज अबाउट मैकडी, ठीक है, दे आर ग्रोइंग टोमेटोज इन hydroponics, and these hydroponics are the controlled environment grown हाइड्रोपोनिक्स। और ये टमेटोज अब ये खुद के ग्रो करेंगे किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, सो दे विल बाय अ स्पेस, ठीक है, कोई एक बिल्डिंग रेंट पे ले लेंगे, उस बिल्डिंग का पूरा एटमॉस्फेयर कंट्रोल करेंगे। कैसे? उसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे थ्रू द यूज ऑफ एसीज, उसमें फैंस लगाएंगे फॉर विंड, उसमें लाइटनिंग लगाएंगे फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड ऑल ऑफ दिस इज अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो वो सब चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सब चीजें रेलिवेंट है किसी हद तक, क्योंकि अगर आप देखो तो पीडीएस में भी हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे काम करते हैं, ठीक है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे हम प्रोक्योर करते हैं फूड्स, जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं, और उनको सेल करते हैं एट सेंट्रल इशू प्राइस, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कंपोनेंट्स है वो हमने देख लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, एफसीआई का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीडीएस तो हम सबको पता ही है कि कितनी ज्यादा है, और इश्यूज इसमें हैं। अभी जो करंट इशू है वो ये है कि अभी इन्होंने बोला है कि जिनको ऑलरेडी 5 kg मिल रहा है उनको हम ऐड करके देंगे 5 kg। नाउ दिस ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग देयर एंटायर प्रोसेस, एंड शी सेज अबाउट द two problems which are there in PDS. First problem is about inadequate coverage of the PDS in most of the states. तो ये पहुंच ही नहीं पा रहा है उन लोगों तक जिन लोगों तक इसको पहुंचना था। एंड दूसरा है लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स, दैट इज पल्सेस एंड ऑयल्स। अभी तक उन लोगों को दिया ही नहीं जा रहा है पल्सेस एंड ऑयल्स, मतलब अभी तक सारे लोगों को मिल ही नहीं रहा है। अभी तक हम वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन व्हीट एंड राइस। तो ये दो चीजें ऐसी है जो अगर इनएडिक्वेट कवरेज है तब भी पीडीएस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है तो हमें माल न्यूट्रिशन होगा, माल न्यूट्रिशन होगा तो हमें स्टंटिंग, एनीमिया, लो बर्थ वेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब चीजों का फोकस, ये सब चीजों पे हमारा ध्यान चला जाए, और ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी, और ये सब चीजों के टारगेट्स हमें कभी अचीव नहीं होंगे। Now the thing is, March 2020 में central government announced that they will double the ration for those who have ration cards. अब सेम चीज यहाँ पे कांग्रेस भी बोल रही है that they will double the ration for those who have national these राशन कार्ड्स। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखो तो 5 kg उन्हीं को तो मिल रहा है जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है। तो यहाँ पे
doubling the ration to those who already have ration cards. इसका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिक, अगर हम देखें तो वो लैक हो रहा है, वो प्रॉब्लम में आ रहा है, दैट इज कवरेज। ये था कि जितने भी लोग गरीब हैं उनको खाना मिले, जिनको न्यूट्रिशियस फूड अचीव नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है उतना कि वो न्यूट्रिशियस फूड खा पाए, तो इसलिए उनके लिए पीडीएस है। जबकि हम ये कर रहे हैं कि जिनको ऑलरेडी दे दिए हैं, जिनको फूड सिक्योरिटी के नेट में हमने इंक्लूड कर रखा है, उन्हीं का इंक्रीज कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर आप देखो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का जो कवरेज है, दिस कवरेज is about 50% of the urban population and 75% of the rural population, and this leaves a wide scope for large number of population to be left behind, ठीक है। और इसमें 1.3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट these coverage ratios adjusted to the accounts for state wise property levels with 2011 population। अब 2011 का पॉपुलेशन का डेटा जो है उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कवरेज रेशियो दे रही है, दैट इज 50% ऑफ द रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन एंड 75% ऑफ रूरल। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 2011 का जो पॉपुलेशन था दैट वाज मच मोर डिफरेंट देन व्हाट इज करंटली। जितना उस टाइम पे पॉपुलेशन रेशियो था रूरल अर्बन का, अभी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, अर्बनाइजेशन का रेट इंक्रीज हुआ है, अभी प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं करंट लेवल पे, ठीक है। तो द कवरेज हैज क्लाइम्ड फ्रॉम अंडर 500 million to 800 million at its current level, so that is the change which has been seen in this coverage ratio। तो द प्रॉब्लम जो अभी आ रहा है 2023 में is that we are still continuing with the 2011 census population। तो that is why this author is criticizing the process। जहां पे हमें ध्यान जाना चाहिए वहां पे हम नहीं कर रहे, just making the political stunt of increasing the ration from 5 kgs to 5 more kgs will not actually solve the problem। And there are some problems जिसको हम बोलते हैं inclusion and exclusion error, and this exclusion of 113 million people in India and around 1.1 million people in Karnataka, why is there? Because there is under coverage, कवर ही नहीं कर पा रहे हैं उस एरिया को जहाँ पे लोग रह रहे हैं, फार फ्लंग एरियाज को कवर नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को कवर नहीं कर पा रहे हैं जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है। तो जिनके पास राशन कार्ड है उनको 5 kg तो मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो दैट इज वेयर वी शुड फोकस। And there is one more part or one more point here, that is open market scheme। ठीक है, अब ये ओपन मार्केट स्कीम क्या है इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। ओपन मार्केट स्कीम क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ओपन मार्केट स्कीम इसलिए थी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, वो अगर फूड ग्रेन्स बेचना भी चाहते हैं तो दे कैन गो टू ओपन मार्केट एंड सेट देयर प्राइसेस टू इम्प्रूव द सप्लाई, एंड दे कैन जस्ट सेल देयर these food grains in the open market also। However, this OMSS or open market scheme, open market sale scheme, it was there in Tamil Nadu and other states also, but इसको डिसकंटिन्यू किया गया था। Why was this discontinued? अगर आप इसके रीजंस देखो तो यही एक चीज है जहाँ पे पीडीएस सिस्टम का मेन जो प्रॉब्लम्स है, जो मेन चैलेंजेस है वो समझ में आते हैं हमें। That is one, it supports the producers by acquiring by procuring wheat and rice at minimum support price। ठीक है, ये सपोर्ट करती है प्रोड्यूसर्स को फॉर प्रोक्योरिंग। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट यूजेस दिस टू मीट द नीड्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, FCI procures grains on 3 broad purposes। FCI का पर्पस क्या है? फूड ग्रेन्स खरीदने का। पहला पर्पस ये है, FCI फूड ग्रेन्स क्यों लेती है? पहला ये लेती है कि जितना भी ये व्हीट एंड राइस खरीदती है दैट इज एट द लेवल ऑफ MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेकेंड इज दैट द नीड्स ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर बीइंग फुलफिल्ड। FCI खरीदती है, PDS में दे देती है, और जो PDS या NFSA के अंदर हमारे कमिटमेंट्स है वो पूरे हो जाते हैं। Consumers subsidy, and the 3 is it maintains the stocks are used for price stabilization। अब जब भी कभी ऐसा होता है दैट कि मार्केट में अनियन का प्राइस ज्यादा हो गया, व्हीट का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, राइस का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, तो जितना भी स्टॉक होता है इस टाइम पे FCI के पास, वो ओपन मार्केट सेल में FCI लेके आती है और मार्केट में डाल देती है वो स्टॉक, और उसकी वजह से प्राइस स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो नाउ रिसेंटली OMSS हैज बीन इन न्यूज। व्हाई? बिकॉज
this is crucial for those states that go beyond NFSA entitlements. अगर कोई इंसान, कोई स्टेट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर एंटाइटलमेंट्स है 5 kg के, उससे ज्यादा दे रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। अब वहां पे अगर स्टेट ज्यादा दे रहा है तो वो कहाँ से फूड ग्रेन्स उठा रहा है? वो एफसीआई के फूड ग्रेन्स उठा रहा है। और एफसीआई कहाँ से उठा रही है? एफसीआई लोगों से खरीद रही है। और इसका मतलब क्या है? मार्केट में फूड ग्रेन्स जा ही नहीं रहे, विच इज क्रिएटिंग अ बबल, और जिसकी वजह से मार्केट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि वहां पे सप्लाई ही नहीं जा रहा है। तो नाउ द थिंग इज, like the states in Tamil Nadu that rely on OMSS bulk sales by FCI to support their unique universal public distribution system, have seen this challenge. तो COVID-19 में क्या हुआ था? That this OMSS grain to run the community kitchens and supply food packets, this was being used. ठीक है, FCI ने सपोर्ट किया था इस चीज को। This is the route that Karnataka government was relying on to fulfill its Anna Bhagya promise. अब ये क्या करते हैं? ओपन मार्केट सेल स्कीम के द्वारा या एफसीआई के द्वारा ज्यादा प्रोक्योरमेंट करते हैं और फिर ओएमएसएस में उसको like through that they can reroute the food grains. Now the central government has given 3 reasons for the discontinuation of OMSS. अब reasons क्या क्या है? First was, one, it claims that OMSS can perform its price stabilization role better if the grain is released through the market rather than through PDS. अब पीडीएस के थ्रू ग्रेन रिलीज हो जाए मार्केट में, कि वो पहले स्टेट प्रोक्योर करे, फिर कंज्यूमर्स को दे, या फिर पीडीएस के थ्रू मार्केट में डाले, तो उससे अच्छा ये था कि ये जो फूड ग्रेन्स है ये डायरेक्ट मार्केट में चले जाएं। जरूरत नहीं थी उस चीज की। सो दिस इज नॉट अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू द ऑथर, बिकॉज शी सेज दैट देयर आर 2 or more, दैट the arguments as the 2 are more or less equivalent, क्योंकि दोनों सेम ही है। वो फूड ग्रेन्स इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते जाएं, जाना मार्केट में ही है। तो इससे कोई इशू तो नहीं आना चाहिए, या दोनों ही बराबर हैं। इनफैक्ट हमें ये नहीं पता कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स है, जो ओएमएसएस राइस एक फिक्स्ड प्राइस पे ले रहे हैं, क्या वो उसी फिक्स्ड प्राइस पे ये चीज कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? तो वहां पे एक दिक्कत आ जाएगा। सेकंड वाज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सप्रेस्ड वरीज अबाउट मेंटेनिंग द ग्रेन स्टॉक एट कंफर्टेबल लेवल। अब ग्रेन स्टॉक मतलब जितना भी एफसीआई प्रोक्योर कर रहा है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रही है, तो वहां पे कवरेज का दिक्कत आता है, स्टोरेज का दिक्कत आता है। और वहां पे एक मेथड चलता है, कवर एंड प्लिंथ मेथड, ठीक है, दैट दे आर टेकिंग दीज गनी बैग्स और जूट बैग्स, जिसमें राइस होता है, व्हीट होता है, और उसको स्टोर कर लेते हैं, ऊपर से तारपिलिन डाल देते हैं, जिसको हम त्रिपाल बोलते हैं, वो डाल देते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है, यीस्ट लगना स्टार्ट होता है, और उसकी वजह से पिछले साल भी या पिछले के पिछले साल भी हमने देखा था बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे बाय दिस पीडीएस राइस और पीडीएस व्हीट जो उनको मिला था, ड्यू टू दिस इन्फेक्शन एंड this fermentation or the production of yeast in that. The third reason was that एक तो ये stocks नहीं maintain कर पा रहे हैं, और तीसरा reason क्या है? That the state governments are going to give the food grains to the same beneficiaries as under the NFSA, or for the beneficiaries of the state schemes, or for the beneficiaries of the state schemes, and that the central government has an obligation of 600 million people who are not covered by the public distribution system. ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो 600 लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनको अगर हमें फूड ग्रेन्स पहुंचाने हैं, तो उसलिए ओएमएसएस हमें हटाना पड़ेगा और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दे देना पड़ेगा, और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, उन तक भी खाना पहुंच जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स आर गोइंग टू गिव द फूड ग्रेन्स टू द सेम बेनिफिशियरीज एज दे आर अंडर द एनएफएसए। जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट सेम बेनिफिशियरीज को पैसा, ये फूड ग्रेन्स जा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड्स हैं। तो we are not focusing on those who are outside the net of this public distribution system. So central government's obligation to fulfill the 600 million people is best met by other means. अब ये कैसे कर सकते हैं? That is, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ये अपडेट कर दें, और जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, अभी करंट प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2011 का डेटा हटा के, जो अभी करंट प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, उस पे काम करें। ठीक है। However, blocking OMSS sales to states suggests that while the central government is unwilling to spend on this, it wants to prevent state governments from doing so. तो यहाँ पे ऑथर का ये अपना व्यू है, हमें इसमें जाने का जरूरत नहीं है, this is not important for us.
whatever is this author saying here, ठीक है, क्योंकि it just criticizes the central government on the state's view, तो इसको हटा दो। नाउ हमारे लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हम वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर ओनली कर्नाटका बट फॉर द होल पीडीएस सिस्टम, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या होगा, पहला दैट इज वाई प्रोमिसेस फॉर मोर राइस टू दोज हु ऑलरेडी गेट 5 kilograms ऑफ राइस। तो ये वाला इशू हमारे पास आएगा, दैट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पीडीएस सिस्टम, जिसमें 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें याद रखना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है, दैट there is politicization of public distribution system. The first reason will be that we should go beyond, first way forward will be that we should go beyond rice and wheat, और हमें वो चीजें भी प्रोवाइड करनी चाहिए जहां से न्यूट्रिशन होता है, जो चीजें अभी तक प्रोवाइड नहीं की जा रही है वो चीजें। और जो 1.1 मिलियन कर्नाटका में है, इसको रिप्लेस करके आप लिखो 111 मिलियन पीपल हु आर देयर इन ऑल ओवर इंडिया, जो इस सिक्योरिटी नेट से बाहर हैं, उनको इंक्लूड करना चाहिए। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज प्रोक्योरिंग द मिलेट्स टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एक्सपेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ सेंसिबल ऑप्शन। तो मिलेट ईयर और द मिलेट डिकेड अभी चल रहा है, 2023 मिलेट ईयर है, ठीक है। तो इसको आप देख लो, और ये 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अगर हमने इनको याद रखा और अपने पास एक नोट बना के रखा और इसको यूज किया हमने एज अ वे फॉरवर्ड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट रिस्टोरिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्राउन ज्वेल क्या है और ये सब चीजें क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है, कि क्या है ये रिस्टोरिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्राउन ज्वेल। व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाउ इट केम इनटू फोर्स, और कैसे बना था, हर एक चीज पढ़ेंगे और हर एक चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल बॉडी, ठीक है। Now let's begin. So World Trade Organization is the only global international organization which is dealing with the rules of the trade between nations, ठीक है। तो दो नेशंस का ट्रेड क्या है आपस में, उसमें जो रूल्स है फॉर द इम्पार्शियल ट्रेड और फॉर द बैलेंस्ड ट्रेड, उसके लिए डब्ल्यूटीओ का अग्रीमेंट, डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन बॉडी, इसमें जो जनरल काउंसिल है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेटलमेंट सिस्टम है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो डब्ल्यूटीओ के अभी कितने मेंबर्स हैं, 164 members इंक्लूडिंग EU। EU के साथ 164 members प्लस इसमें 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स है, जिसमें ईरान, इराक, भूटान या लीबिया वगैरह लोग आते हैं। तो व्हाट आर द की गोल्स ऑफ दिस WTO सिस्टम इज, फर्स्ट इज ट्रेड बैरियर्स को हटाना, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को हटाना है। और दूसरा क्या है, that this the result is reduced cost of production or cheaper reduced price of finished goods and services, more choice and ultimately leading to the lower cost of population। तो है क्या चीज एक्चुअल में बात ये है कि जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर ये WTO ट्रेड बैरियर्स को हटाता है, WTO अगर ट्रेड बैरियर्स को हटाता है तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा, इम्पोर्ट and the productions or the cost of production will be cheaper, or there will be reduced price of food grains or finished goods and the services also। और उसकी वजह से this WTO or the international trade will be on a better position। और ये चीज जरूरी है। WTO के और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली इसको कम करना, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, और आर्बिट्रेरीनेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर करप्शन इनको खत्म करना, ठीक है। तो WTO कैन गिव अ वॉइस टू दोस हु आर वीक, मतलब जो भी कंट्रीज ऐसी हैं जो छोटी कंट्रीज हैं जिनका ट्रेड नहीं हो पा रहा है, आइलैंड नेशंस है, डेवलपिंग आइलैंड नेशंस है, जो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिनका नहीं चलेगा बड़े नेशंस के सामने, बड़े ट्रेड जो जैसे बड़े ट्रेड ब्लॉक्स हैं, चाहे वो US है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, उसके ट्रेड के सामने। बट WTO प्रोवाइड्स अ यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म फॉर दीज स्मॉल नेशंस
टू बी इन देयर इन दैट कंपटीशन, और इनके लिए एक फेयर कंपटीशन का प्रोवाइड करता है, एक फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो देयर वाज फर्स्ट दिस जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, जिसको हम गैट बोलते हैं स्मॉल एब्रिविएशन में, एंड दिस गैट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू 1944 में जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, अब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस विच वाज देयर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था 1944 में। दिस वाज जस्ट टू एस्टैब्लिश टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वन वाज IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब ये दो इंस्टीट्यूशंस हमने एस्टैब्लिश किए थे, और इसी कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स आल्सो recommended that we should also establish an international trade organization। ठीक है, और ये थर्ड लेग होगा इस सिस्टम का। ठीक है, तो वन विल बी फॉर फाइनेंसेस, अनदर विल बी वर्ल्ड बैंक, जिसका की ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट ओनली, एंड थर्ड विल बी दी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 1948 में हवाना में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां पे द ड्राफ्ट चार्टर फॉर ITO, दिस इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वाज साइंड, और जिसको बोलते हैं हवाना चार्टर। ठीक है, और यहाँ पे ITO के बाद लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चार्टर साइन हुआ, और यहाँ पे ITO केम इनटू फोर्स, बिकॉज दिस हवाना चार्टर नेवर केम इनटू फोर्स एक्चुअली, बिकॉज US सेनेट जो था, US ने इसको उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये पीछे हट गया। हाउएवर गैट का जो एग्रीमेंट था, दिस वाज साइंड बाय 23 कंट्रीज इन जेनेवा इन 1947, और इसकी वजह से क्या हुआ, दैट गैट केम इनटू फोर्स, so just to phase out the import quotas and to reduce the tariffs on merchant trade। अब अगर गैट यहाँ पे 1947 में enforce हो गया, this never came into force or this never came into picture। Now the thing is, this GATT which was signed by 23 countries in 1947, इसने provide किया था for import quotas को reduce करना, प्लस टैरिफ्स ऑन मर्चेंट ट्रेड, इसको रिड्यूस करना। ठीक है, अब अगर ये दो चीजें हो रही है, ये दो चीजें हो गई है, दैट दे आर रिड्यूसिंग द इंपोर्ट कोटा एंड दे आर रिड्यूसिंग दिस ट्रेड टैरिफ ऑन मर्चेंट ट्रेड, तो इट मींस कि जो गैट है ये भी एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है फॉर ट्रेड और फॉर इक्वल ट्रेड। तो this GATT became the only multilateral instrument, but this was not an institution, ये याद रखना है। GATT is an agreement, this is not an institution। institution बनने वाला था ITO, जो कि नहीं बन पाया। ठीक है, तो still there are only 2 provisions under GATT, और जो चल रहे थे अभी 1955 तक। However 1948 में के बाद 1995 में 1995 में WTO एस्टैब्लिश हो जाता है, और WTO एस्टैब्लिश होने के बाद दी गैट मैनेज टू फंक्शन एज द डी फैक्टो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और गैट के अंदर ही 8 राउंड्स हो गए थे मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस के फॉर अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें 1947 में जिनेवा राउंड हुआ था, फिर NAK राउंड हुआ, टॉर्की राउंड हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हम लास्ट में देखते हैं दैट 1986 और 1994 के बीच में उरुग्वे राउंड्स होते हैं। उरुग्वे राउंड्स में वी बिल्ट इन एजेंडा हुआ फॉर एग्रीकल्चर एंड WTO इंस्टीट्यूशन वाज क्रिएटेड इन 1994, और 1995 में WTO पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, और उरुग्वे राउंड्स जो हुए थे, इसके बाद हमारे पास आया माराकेश एग्रीमेंट, और माराकेश एग्रीमेंट से ही बना हमारा WTO। ठीक है, तो दैट इज द इम्पोर्टेंस एंड द ओरिजिन ऑफ WTO, और WTO इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ गैट। जो गैट के हमने यहाँ पे 2 प्रिंसिपल लिखे थे, दैट इज इंपोर्ट कोटास को डिक्रीज करना और टैरिफ्स ऑन द मर्चेंडाइज ट्रेड, इसको डिक्रीज करना। ये दोनों चीजें WTO वेल प्रोवाइड करता है। एंड इसके बाद
WTO replaced the GATT. GATT was an instrument और उसको replace करके एक institution बना, that is WTO. However, the trade in services and intellectual property rights were not covered by the GATT rules. ये एक point बन सकता है आपका आपके prelims में, that GATT does not cover what. एक तो ये cover नहीं करता है trade in services, and ये cover नहीं करता है हमारा intellectual property rights. Done. So GATT provides for the consultation and dispute resolution mechanism or dispute settlement articles. Now there is cooperation between WTO and United Nations. So WTO is not a specialized body, so it's not a UN specialized body or specialized agency जिसको हम बोलते हैं. It has maintained strong relations with United Nations, although however WTO and UN relations, they are governed by the arrangements for effective cooperation with other international governments and relations between WTO and United Nations. However, Director General जो WTO का होता है, ठीक है, WTO का Director General, WTO का जो Director General होता है, he participates in the Chief Executive Board, which is the organ of United Nations. ठीक है. So the structure of the governance of WTO का अभी हम पहले ये देखते हैं, क्योंकि ये जो editorial है पूरा crown jewel of WTO, this editorial is whole about this DSS. अब ये DSS क्या है, क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ये हम देखते हैं अभी. कैसे इंस्टीट्यूशन WTO का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है. सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच इज अ टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO, एंड इसमें जो मीटिंग्स होती है 2 years पे होती है, 2 yearly मीटिंग, ठीक है, हर 2 साल के बाद, और बाइएनियल मीटिंग्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, एक बार मीटिंग होती है. और इसमें जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, सारे मैटर्स या सारे डिसीजंस यहीं पे लिए जाते हैं अबाउट मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स. एंड सेकंड लेवल पे आता है हमारा जनरल काउंसिल, ठीक है, which is the WTO's highest level decision making body located in Geneva, ठीक है. This is also the decision making body which is the highest decision making body, and this has an authority to act on behalf of ministerial conference. जो हमने ऊपर देखा ministerial conference, this general council can act on behalf of ministerial conference which only meets about 2 times a year, ठीक है. तो अगर कोई भी डिसीजन ऐसा है जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में लेना था और 2 साल से पहले ही लेना था, तो उसके बिहाफ पे जनरल काउंसिल जो है वो डिसीजन ले लेगा. नाउ द जनरल काउंसिल आल्सो मीट्स अंडर डिफरेंट रूल्स, ठीक है. तो जनरल काउंसिल के भी कुछ रूल्स हैं. तो फर्स्ट इज जनरल काउंसिल, देन देयर इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. ये एक ऐसी बॉडी है जो ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करती है कि किसी की कोई ट्रेड पॉलिसी ऐसी तो नहीं है जो इंटरनेशनल ट्रेड के प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही है. तो these 3 councils on trade in goods, trade in services and trade related aspects of, and there is 4th one which is the dispute settlement body. यही है जिस पे पूरा आर्टिकल बना हुआ है आज का DSU. 3 councils each handling different broad areas of the trade report to the general council. अब ये जो जनरल काउंसिल होता है इसके अंदर 3 और काउंसिल्स हैं या 3 और सब काउंसिल्स हैं. One is about goods council, one is for services council,
एंड द थर्ड वन इज फॉर ट्रिप्स काउंसिल। ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, व्हाट इज ट्रिप्स? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्हाट इज ट्रिप्स? एंड ये यूपीएससी ने पूछ रखा है इससे पहले। तो मैं आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज ट्रेड्स। ठीक है, ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है इससे पहले। नाउ द थिंग इज दैट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी क्या काम करती है? This trade review policy body, this undertakes the policy reviews of the members under TRPM. तो डायरेक्टर जनरल्स रेगुलर रिपोर्ट ऑन ट्रेड पॉलिसी डेवलपमेंट्स। तो जितने भी ट्रेड पॉलिसी डेवलपमेंट्स होते हैं उन सब पे रिव्यू होता है और वो सारी रिपोर्ट जाती है डायरेक्टर जनरल के पास। तो अभी जो करंट डायरेक्टर जनरल है, शी इज फ्रॉम नाइजीरिया, जो फरवरी 2021 में उसने WTO को सुपरसीड किया, मतलब WTO का चेयरमैनशिप लिया था। एंड शी इज द डायरेक्टर जनरल जिसका नाम है जोई ओकोंजो इविलिया। ठीक है, तो इनका नाम है एंड शी वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनका नाम आपको याद रखना होगा। एंड हो सकता है वन वर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, नॉट इन यूपीएससी बट इन अदर एग्जाम्स, जो आपकी हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल and first woman to hold the position of director general. Now the thing is that dispute settlement body, ठीक है, जो हमारा सबसे important चीज है, that is dispute settlement body. The general council convenes as the dispute settlement body to deal with the disputes between WTO. तो dispute settlement body जो है ये actual में general council ही है, ठीक है, वो convenes itself as the dispute settlement body to deal with the disputes between WTO members. अब यहाँ पे होता क्या है? Such disputes which may rise due to the agreement which is contained in the final act of Uruguay round, and all of these agreements are subject to the understanding on rules and procedures governing the settlement of disputes. तो जो rules है dispute settlement के WTO में, उन rules के अंदर ही dispute settlement होगा। This DSB और dispute settlement body, इसका जो jurisdiction है, it has established dispute settlement panels. तो first तो ये settlement panels बनाएगी। Second is it refers matters of arbitration, ठीक है, and fourth is it adopts the panel or the appellate body and the arbitration reports, ठीक है, and fourth is it maintains surveillance over the implementation of the recommendations and rulings contained in such reports, and it also authorizes the suspension of concessions, ठीक है, concessions का suspension करती है और non compliance and recommendation of rulings. Now the thing is, there is one more body which is known as appellate body. There is one more body known as appellate body, जो यहाँ से डिसीजंस आते हैं, अगर उनका अपील करना है हमें यहाँ पे, तो जो भी WTO का डिसीजन होगा, जो भी दो बॉडीज होंगी या दो कंट्रीज होंगी जिनका डिस्प्यूट चल रहा होगा, उनका जब भी डिस्प्यूट सेटल नहीं होगा तो वो उसका अपील करने जाएंगे कहाँ पे? अपीलेट बॉडी में, ठीक है। नाउ दिस अपीलेट बॉडी वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1995, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 17 ऑफ dispute settlement or the rules and procedures for governing the settlement of dispute. जिन रूल्स के अंदर DSU काम करता है, और रूल्स का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, that is never gonna be asked by UPSC. And DSB shall appoint persons to serve on the appellate body for a 4-year term, ठीक है। तो इसमें जितने भी लोग होंगे उनका टर्म होगा 4 years का, ठीक है, और ये 4 years का टर्म होगा, 4 years का टर्म होगा। और इसके बाद क्या होगा? It's a standing body of 7 persons that hears appeals from reports issued by the panels, disputes brought by WTO members. The appellate body can uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel. Now the thing is, appellate body हमने पढ़ ली और DSU हमने पढ़ लिया।
अब वापस आते हैं हम अपने आर्टिकल पे, और आप देखोगे यहाँ पे आपको ये आर्टिकल समझना अब इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये आर्टिकल समझ में भी नहीं आता कि ये डीएसबी क्या है और ये कैसे बनता है और क्या काम करता है और कैसे काम करता है। ठीक है, नाउ देयर इज दिस क्राउन ज्वेल जिसको बोला जाता है, दैट इज WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये ऑथर बताते हैं, हु इज अ फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज इन द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ही सेज दैट इस डीएसबी को वापस रीएस्टैब्लिश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज देयर इज दिस फंडामेंटल और दिस प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसको बोलते हैं डी जुडिशलाइजेशन ऑफ ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म। इसका मतलब क्या है? डी जुडिशलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले क्या था, WTO क्यों आया? हमने देखा दिस इज फॉर एस्टैब्लिशिंग द ट्रेड, इट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द इम्पार्शियल ट्रेड और द फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज विदाउट any tariffs or without any impartial balance or without any such thing जिसमें discriminatory trade practices हो। अब जुडिशलाइजेशन का मतलब क्या है? हमने एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाया जो ट्रेड के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे, जो ये चेक करे कि ट्रेड का डिस्प्यूट चल रहा है कहीं पे, या कोई इंसान या कोई नॉट इंसान, कोई ऐसी कंट्री जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है तो उनको पकड़ ले। ठीक है, उन पे सैंक्शंस लगाए। नाउ द थिंग इज, ये तो जुडिशलाइजेशन था, दैट इज मेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। However, what is happening in the current scenario is there is this de-judicialization of trade multilateralism. ठीक है, ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म इज अ डिफरेंट टर्म एंड डीजुडिशलाइजेशन इज अ डिफरेंट टर्म। डीजुडिशलाइजेशन मींस इन इंस्टीट्यूशंस को हैम्पर करना इनके काम से। अब ये इंस्टीट्यूशंस हैम्पर कैसे होंगे? इनकी जो बॉडीज होंगी, जैसे जहां पे ये काम कर रहे हैं, जो DSU है या DSS डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम WTO का, इसको हैक कर लेना, इसमें अपॉइंटमेंट्स ही नहीं करना, अपीलेट बॉडी बनाना ही नहीं। ठीक है, जनरल काउंसिल की मीटिंग ही नहीं होने देना। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दिस ऑथर इज डायरेक्टली एलिजिंग दैट with the United States now hostile towards WTO dispute settlement system. ठीक है, that United States is hostile towards it. The resurrection of the mechanism by 2024 could face a trouble. कि जो अभी DSB बनने वाला था, this may face a trouble. क्यों ट्रबल होगा? बिकॉज एक्चुअली यूएस का हेजेमनी है यहाँ पे, और ऑल अदर कंट्रीज दे कैन नॉट लाइक डायरेक्टली गो एंड सेट अप, हाउएवर दे कैन डू, दे हैव दैट प्रेरोगेटिव टू डू दैट, बट ही सेज, अगर आप यहाँ पे देखो, दैट ही सेज ऑन वोटिंग दैट इट विल बी अ फूल्स एरांड टू नेगोशिएट विद यूएस to put the appellate body back on track. However, the other countries have an option. They have an option to elect the appellate body members by resorting to voting at WTO General Council meeting. वो WTO General Council meeting में जाकर वोटिंग करके अपना वापस बना सकते हैं। However, just to establish this trade multilateralism, why is WTO there? कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें मल्टीलेटरलिज्म होगा, जितनी भी कंट्रीज हैं, किसी भी कंट्री से कोई भी कंट्री ट्रेड कर सकती है, दे कैन ट्रेड विद ईच अदर, बट दिस मल्टीलेटरलिज्म इज अंडर थ्रेट ड्यू टू द एब्सेंस और ड्यू टू दिस जुडिशलाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ आ गया ये सारी चीजें। नाउ देयर आर सम थिंग्स जिनको हमें समझना पड़ेगा, दैट इज प्रेसिडेंट प्रॉब्लम। व्हाट इज प्रेसिडेंट प्रॉब्लम इज कि अगर कोई भी बॉडी जो जुडिशरी के नेचर की बॉडी होती है, वो अपना एक पुराना डिसीजन दे देती है, तो उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग अगर दूसरा कोई केस आता है जो सिमिलर नेचर का होता है, तो उस सिमिलर नेचर के केस में प्रेसिडेंट चलता है। प्रेसिडेंट इज सच ए थिंग कि जो पिछला हमने दे दिया, एक वर्डिक्ट दे दिया, उसी वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग नया वर्डिक्ट सेटअप होगा, या उसी वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग नया एक ऑर्डर आएगा। ठीक है, जो नया कोई केस होगा, क्योंकि ऑलवेज यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द WTO एंड सेट अप अगेन द पैनल एंड स्टार्ट डिस्कसिंग दीज इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट्स बार बार, एक ही टाइप का डिस्प्यूट बार बार आप सेटल डाउन नहीं करोगे और एक ही तरीका नहीं एस्टैब्लिश करोगे। हाउएवर देयर इज दिस मैकेनिज्म कि इंटरनेशनल गवर्नेंस में या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये प्रोसीजर नहीं चलता है, दैट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज stare decisis. ठीक है, that is there is no rule of stare decisis, that is there is no rule of precedent in the international law.
अब अगर ये प्रेसिडेंट नहीं होता है इंटरनेशनल लॉ में, देन मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम चलेगा कैसे? ठीक है। हाउएवर अगर आप देखो तो ये ऑथर बोलता है दैट देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो जहां पे प्रेसिडेंट चलता है, ठीक है। एंड ही गिव्स हियर एन एग्जांपल आल्सो, एंड ही सेज दैट द इंटरनेशनल कोर्ट आल्सो फॉलोज दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंट। तो सच आर द इश्यूज जो इसने हाईलाइट किए हैं ऑथर ने। And now the thing is how India can be a key point here for how India can lead to this. And okay, there is one more thing that is in this judicialization, and it's about invisible hand and visible hand of the law. And this author here talks about these two principles. That is, he argues that the neoliberal economic system, the invisible hand of the market competition, should be complemented by the visible hand of the law. ठीक है। It means, it says that कि जो हम believe करते थे invisible hand पे, that is the market will be regulated on its own, जो concept था एडम स्मिथ का, that the invisible hand regulates the market itself. However, जब हम देखते हैं मिक्सड इकोनॉमी में हम देखते हैं that government can intervene in the market just to regulate it. And this author again talks about that only, that is the visible hand of the law, कि law होना चाहिए तभी जाके ये चीजें establish होंगी. However, this judicialization of international institutions or judicialization of international trade may lead to a threat of sovereignty to the nations. However, the thing is कि अगर ये नहीं होगा, then decision making कैसे होगी और जियो इकोनॉमिक्स पूरा चेंज हो जाएगा. And there will be challenges which are being posed by the rising China and US, who want to exercise the full power over its trade policies. So isliye the thing is, we should not mix up the sovereignty of nations with the trade decisions or with the fair trade practices. ठीक है। तो that is all of this discussion, जहाँ पे ये बोल रहे हैं author that कि WTO का जो चीफ और द क्राउन ज्वेल है उसको रीएस्टैब्लिश करना जरूरी है, just to re-establish the multilateral trading system. और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होगा तभी कंपटीशन होगा, तभी मार्केट में कोई चीज चलेगी और तभी एक फेयर मार्केट प्रोवाइड होगा एट द इंटरनेशनल लेवल. However, he also points out to this challenge of countries going against the US hegemony. इस पूरे आर्टिकल में ऑथर ने बहुत सारे थिंकर्स का नाम यूज किया है, ठीक है, जिनको मैं एनसर्कल कर रहा हूं यहाँ पे. इन थिंकर्स को ये याद रखना, it's only important for the political science and the economics optional students, not for all. जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो बस जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है. स्टूडेंट्स who are there in polity, they can remember this keyword. पॉलिटी के लिए, जीएस पॉलिटी के लिए ये कीवर्ड याद रखना है, that is stare decisis, what does it mean. तो मूविंग अहेड टू द ब्लर्ड लाइंस, एंड इस एडिटोरियल में फर्स्ट हाफ इज इम्पोर्टेंट ओनली, ठीक है. ये न्यूज अभी 2-3 दिन पहले भी आई थी, एंड इट टॉक्स अबाउट द यूएस's readiness to escalate the matter of रशिया एंड यूक्रेन वॉर. क्यों? क्योंकि यूएस ने एक्चुअल में अभी क्या किया है, इट्स डिसीजन टू सेंड द क्लस्टर म्यूनिशंस टू यूक्रेन. अब ये यूक्रेन भेज रहा है अपना एमिनिशन. अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा? अगर आप देखो तो देयर इज दिस कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस जो इस ऑथर ने इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है. अब क्लस्टर म्यूनिशंस क्या है और दिस कन्वेंशन क्या है? दिस कन्वेंशन बैन्स ट्रांसफर, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ क्लस्टर म्यूनिशंस. ये पॉइंट लिख के रखो, दैट द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस is an international treaty that prohibits all the use, transfer and production and stockpiling of cluster munitions. Cluster munitions are explosive. These are explosive weapons which scatter submunitions, that is bomblets, over an area. अब इसमें छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं जो एक एरिया में फैल जाते हैं और वहां पे क्या होता है, ठीक है, दे आर दी वेपन्स ऑफ डिफेंस और ये यूज किए जा सकते हैं. हाउएवर देयर इज दिस प्रॉब्लम कि क्लस्टर म्यूनिशंस जो है दे कैन एक्सप्लोड एंड इम्पैक्ट. हाउएवर कुछ क्लस्टर म्यूनिशंस ऐसे रह सकते हैं विच आर डड्स. अब ये फटेगा ही नहीं, ये बॉम्ब ही नहीं फटेगा तो क्या होगा? तो ये बॉम्ब ऐसे ही रहेगा
कुछ टाइम तक डट पड़ा रहेगा, कभी सिविल मूवमेंट होगा, वहां से लोग नॉर्मली गुजर रहे होंगे, नॉर्मल सिटीजन्स गुजर रहे होंगे और ये फट जाएंगे, और दैट इज द प्रॉब्लम जहाँ पे हम ह्यूमन लाइव्स को लॉस करेंगे। और यहाँ पे ये इशू इसलिए हाईलाइट हुआ है बिकॉज यूएस इज ट्राइंग टू escalate the war, it's not trying to de-escalate the war, or it's not trying to reduce the war। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। Now there was one more editorial which is very much important for economy section। इस एडिटोरियल में what is important इसको देखना जरूरी है। Rest this editorial or this opinion is mainly based on the criticism of the Modi government। तो हम उतना ज्यादा criticism पे नहीं जाएंगे because he gives us 3 case studies about Argentina, Brazil, French companies, Russia, बांग्लादेश। इन सब का ट्रेड कैसा चल रहा है और कैसे चाइनीज युआन is becoming more acceptable in international practices or international trade process। अब this is an analyst, this political economist and the chairman of data analytics of the Congress party। तो अब जो ये author है तो he belongs to the opposition party and he can give us the dimensions or the discussions or the points about this discussion about the criticism of this foolish rupee policy। However, the problem here which he highlights is this, that is the problem is this, and this problem is very much normal। and he says that कि जब इंडिया परचेज कर रहा था रशियन ऑयल तो इंडिया के पास 2-4 ऑप्शंस थे जो ये यूज कर सकता था। व्हाट वेर दीज ऑप्शंस? फर्स्ट वाज ये पेमेंट करते किसमें? डॉलर में, बट डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए थे। सेकंड इज इट कैन ट्रेड इनटू रबल, बट रबल एंड रुपी आर नॉट, देयर इज नो पैरामीटर ऑफ कंपेयरिंग रबल एंड रुपी। ठीक है, और अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन बच नहीं रहा था तो चाइना केम इनटू पिक्चर। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया और रशिया हैज अग्रीड ऑन पेइंग टू ईच अदर इन चाइनीज युआन, और इन्होंने ट्रेड कर लिया आपस में। दिस ऑथर इज आल्सो क्रिटिसाइजिंग द डिसीजन और द क्लेम्स ऑफ आरबीआई, दैट इज कि आरबीआई बोल मतलब आरबीआई हैज बीन क्लेमिंग दिस थिंग दैट, or the Indian government has been claiming this thing, that is the internationalization of rupee। और अगर ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का क्लेम चल रहा है दैट रुपी इज बीइंग recognized at international level, तो ऑथर का ये कहना है that why is there such problem कि we are still depending on yuan for China and we are still trading in yuan of China। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि yuan is getting stronger and dollar is getting weaker और Indian rupee is not in picture, and that is the whole discussion of this opinion, और इसको आपको समझना पड़ेगा। However, India's trade is highlighted here that India is the second largest trading partner। This China is ये चीज देखना जरूरी है। प्लस द एसेंशियल गुड्स, प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स हैव राइजन बाय 5%। दैट इज कि जो ये बोला जा रहा था दैट बाय परचेजिंग रशियन ऑयल वी विल डिक्रीज द इन्फ्लेशन, तो ऑथर का कहना है दैट वैसा कुछ हुआ नहीं। द गुड्स हैव रिजन बाय 5%, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है इससे ज्यादा। वन रीजन फॉर दिस इज दैट हाफ द डिस्काउंट ऑफ रशियन ऑयल वेंट टू सम कंपनीज, एंड कुछ अलग यहाँ पे डिबेट जा रही है इसके बाद। ठीक है, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। However, there is this the problem, the quote here which is important is by John Connally, who was the US secretary then in 1971। he says that the dollar is our currency but it's your problem। so how is dollar a problem of international currency और international market में डॉलर क्या एक प्रॉब्लम है? तो आपका असाइनमेंट होगा डी डॉलराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस पे आप एक नोट लिख के तैयार करके रखिए अपने पास, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मूविंग टू नेक्स्ट
editorial. This editorial is about economy section, GS paper 3 का पार्ट है. Bad loans at record low, write off still in a mix. अब ये editorial is about कि कितना NPAs कम हुआ है, क्यों NPAs कम हुआ है और कैसे NPAs कम हुआ है, ये चार charts हमें provide करता है. And first chart is about that the gross NPAs and net NPAs continued to decline in March 2023, and this has reached to GNPA is 3.9% and net NPA is 1%. There is profitability of the banking sector, which has seen a marked improvement also. Okay. However, this positive shift has contributed to capital to risk weighted assets ratio. CRAR इससे increase हुआ है. अब इससे क्या होगा? That is कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अगर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये समझना जरूरी है. तो CRAR क्या होता है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो. दिस इज कि एक बैंक ने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया और इसके रिस्क एसेट्स कितने हैं. दैट इज दोज एसेट्स विच आर apprehended to become NPA. अगर वो एसेट्स NPA बनने वाले हैं तो उसके अगेंस्ट में आपने कितना कैपिटल रिजर्व रखा हुआ है. ठीक है, तो अगर NPAs कम हो रहे हैं तो कैपिटल ऑलरेडी अगर बराबर था भी और उतना ही रहा, इंक्रीज नहीं किया कैपिटल और NPAs कम कर दिया आपने, तब भी ये रेशियो इम्प्रोवाइज हो जाएगा. और अगर इन NPAs को राइट ऑफ लिख दिया, मतलब इनको बुक कर लिया एज लॉस, अगर इनको बुक कर लिया एज लॉस तो अब NPA चला गया, रिस्क वेटेड एसेट ही चला गया, ये कम हो गया. अब कैपिटल बढ़े या ना बढ़े, रेशियो तब भी इम्प्रोवाइज होगा. तो ऑल ऑफ दिस हैज बीन हाइलाइटेड इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड बाय RBI, एंड दिस रिपोर्ट इज अ हाफ ईयरली रिपोर्ट जो हर साल इशू होती है हाफ ईयरली 6 मंथ्स के बाद. ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. पूछा जा सकता है कि कैसे इम्प्रोवाइज होगा और कैसे इम्प्रोवाइज नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. देन चार्ट थर्ड हाइलाइट्स दैट देयर इज दिस कांस्टेंट और कंसिस्टेंट डाउनवर्ड ट्रेंड सिंस 2021-2022 इन ग्रॉस इन द रेशियो ऑफ राइट ऑफ टू GNPAs. तो जितने भी बैंक्स है और जितने भी NPAs हैं उनको राइट ऑफ किया जा रहा है. From 2021-2022 there is this consistent downward trend. ठीक है. However, this author highlights here some points जो NPA की पोजीशन को इम्प्रोवाइज करने में हमें हेल्प किया है. फर्स्ट was the asset quality review जो RBI ने 2016 से स्टार्ट किया. There were several other reasons like the insolvency and bankruptcy code, जिसकी वजह से बैंक्रप्सी कम हुई, इंसॉल्वेंसी कम हुई और रिकवरी तेज हो गई उन लोन्स की जो सिक लोन्स थे. डन. And the question here remains is that it is not known during and soon after the pandemic that what share of loan accounts under COVID-19 related moratorium would turn into NPAs. तो ये पहला चैलेंज है हमारा अभी करंटली कि कौन सा लोन ऐसा है जिसको पहले हमने मोरेटोरियम दे दिया, कि उसको एक्सपेंशन दे दिया कि आप बाद में पे कर दीजिए, 2 साल का टाइम दे दिया कोविड के टाइम पे, बट स्टिल दैट लोन इज येट टू बी डिसाइडेड कि अभी ये NPA बनने वाला है या नहीं बनने वाला है. Second issue is that there is a sudden shift in portfolio from industries to personal loans. ठीक है, तो पर्सनल लोन्स बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रियल लोन्स जो है वो कम रह रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कल को आगे चल के. थर्ड इज दैट देयर इज फॉल इन NPAs especially in financial year 20 which can be largely attributed to the loan write offs. ठीक है, अब इनने लोन राइट ऑफ कर लिया, मतलब पुराने लोन्स को राइट ऑफ कर लिया, लॉस कर लिया बुक. However, नए NPAs कितने बनेंगे वो नहीं पता है. प्लस बैंक्स हैव also set aside a part of their profit as a buffer for the potential loss that may arise due to NPAs. अब बैंक्स ने एक प्रॉफिट का शेयर तो रख दिया और उसकी वजह से हमारा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो ऑथर का कहना ये है, या जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स हमें सामने देखने को मिल रही है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की द्वारा, वो ये है that there were some reasons also, there are some current challenges also, and there have been some जो अभी हमने observations देखी है that there are some improvements also in GNPA. अब इन सब का हमें क्या करना है, ये
ये और ये हमारे मेंस का पार्ट है, दिस इज हमारे प्रीलिम्स का पार्ट, कॉन्सेप्ट हमारे प्रीलिम्स का पार्ट है, एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड इसको दोबारा से भी समझना होगा तो रिपीट दिस 2 minutes ऑफ दिस क्लिप, इसको दोबारा से देख के अच्छे से समझ लेना। Now, amendment to the personal laws to issue the gender justice. Personal laws को amend करना is just to ensure gender justice. अभी डिबेट चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ना होगा, एंड देन अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, सैटरडे के आर्टिकल में देयर वाज अ स्टडी अबाउट द ट्राइबल, दैट इज द ओराउन ट्राइब ऑफ झारखंड, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो लूजिंग ऑन देयर की प्रैक्टिसेस, जो वो सैल ग्रू और दैट सेक्रेड ग्रू का वर्शिप करते थे, उस पे भी उनका इफेक्ट आ रहा है। देयर आर सम प्रैक्टिसेस कि उन लोगों का इनहेरिटेंस, दैट द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज हाउ टू इनहेरिट that is how to inherit the ancestral property, that inheritance of the property is not there also, क्योंकि यहाँ पे inheritance of property cannot go to daughter, she cannot claim to the father's property. However, there is this availability that wife can claim to the husband's property, और ये चीजें हैं जो थोड़ी बहुत डिफरेंस है, और प्लस there are some issues with minorities also, whether that are religious minorities, cultural or linguistic minorities, जो issues raise कर रहे हैं। Just write them down and send me all of these issues on this WhatsApp number, और आपको मैं वापस I will text you back with all the reviews about these issues and problems of all of this, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, चैलेंज होता है, एंड वे फॉरवर्ड, आई विल रिकमेंड यू गो बैक टू द सैटरडेज पेपर। सैटरडे का पेपर एक और बार देख लो, उसमें अच्छे से लिखा गया था दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो उसको देखोगे तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा अबाउट इश्यूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड ऑफ UCC. Send it on WhatsApp and I'll get back to you, and I'll get in touch to you. Report highlights the impact of pandemic on education, ठीक है। And what is this report? This report is being, ये रिपोर्ट अभी रिलीज हुआ है, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ऑफ districts, that is PGID, which is a combined report of 2021-2022, and this table summarizes it. However, हमें देखना है that this report was released by Ministry of Education, ठीक है। और ये रिपोर्ट क्या बोलती है? ये रिपोर्ट 10 लेवल्स और 10 ग्रेड्स में डिफाइन करती है एक डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस को। तो द टॉप मोस्ट ग्रेड इज दक्ष एंड द लोवेस्ट मोस्ट ग्रेड इज अक्षिणी 3, ठीक है। अक्षिणी 3 वो वाले डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जहां पे एजुकेशन का इज लेस देन 10%, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज लेस देन 10% इन ऑल द 10 in the education sector. Now the thing is, none of the districts which were surveyed earned the title of Daksh and Utkarsh. That is the top most two, Daksh and Utkarsh. These are the top two, that is 90% and 80 to 90% of the score, that is above 90% of the score. This has not been achieved by any of the districts. However, बहुत सारे districts ऐसे हैं, चाहे वो यूपी में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो, चंडीगढ़ में हो, या जम्मू एंड कश्मीर में हो, जिनमें बहुत सारे अलग अलग टैग्स मिले हैं. This is not important. However, what is important here is that the ultimate objective of this survey is to help the districts to prioritize the areas for intervention in school education and improve the reach of highest grade students. ठीक है, तो that is how this scheme is important. ये 2-3 points हमारे important है. किस लिए? Prelims के लिए. This is important for our mains, that we can recommend this index
and we can use this line in our mains answer. The last portion is the science section, and science section talks about the primary forests or the tropical primary forests. ठीक है, और ये definition यहाँ पे बहुत ज़्यादा important हो जाता है. UPSC can directly frame an MCQ out of this definition. That is, what are the primary forests? Primary forests are the mature natural forests that have remained undisturbed in the recent history. They often store more carbon than other forests and are rich sources of biodiversity. The primary forest loss is almost irreversible in nature. ठीक है, इसको याद रखना है that this is almost irreversible. यहाँ पे वो कीवर्ड चेंज करके आपका स्टेटमेंट चेंज कर देगा. However, a secondary forest is unlikely to match the carbon sequestration capabilities of the primary forest. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं, और ये सेम स्टाइल पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है. सेम ऐसी ही डेफिनेशंस होती है, सेम ऐसी ही लाइंस होती है. अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखो तो आपको पता चल जाएगा. नाउ द थिंग इज कि देयर इज वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट व्हिच इज द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, जो फॉरेस्ट को वॉच करता है, फॉरेस्ट को देखता है, एंड इट हैज गिवन इट्स रिपोर्ट रिसेंटली जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट. और ये क्या बोल रहा है, दैट द फॉरेस्ट लॉस has produced 2.7 billion tons of carbon dioxide. ठीक है, कि tropical areas में 4.1 million hectares of forest cover has lost, and due to which there is a loss of 2.7 billion of carbon dioxide emissions, and this loss is equivalent to losing 11 football fields per minute. तो इतना ज्यादा forest loss हो रहा है. आप अगर इस इमेज में देख पाओ तो this is the forest and this is the loss of forest. So now there is this university known as University of Maryland, which says that the primary forest cover loss in tropical areas in 2022 was more than 10% in 2022 only. So 2021 से ज़्यादा हो गया है forest loss, and now the primary forest loss is almost irreversible, जो हमने ऊपर देखा. ठीक है, that is the tagline of this editorial. This global forest and watch finding. अब इसका finding क्या है और इसने क्या बोला है, that we have two goals. First is we should end the deforestation by 2030, and we should also restore around 350 million hectares of lost and degraded land. ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा. That first is two goals. WRI. First was about 2030 तक and deforestation, and second goal is about 350 million hectares का restoration of forests. ठीक है, तो ये दो goals हैं जो हमें achieve करने थे, and these goals are not yet being achieved. अब ये कुछ reasons दे रहे हैं. First is the primary forests में एक key point है जो हमें याद रखना है, that is the forest cover loss of primary forests has not happened in Indonesia and Malaysia. They have kept it up and there is no loss of record and low levels in 2022. However, Brazil में Jair Bolsonaro की जब presidency थी तो उस time पे they ignored a bit of the loss of Amazon River. अमेजोन रिवर में जितना भी अमेजोन फॉरेस्ट में लॉस हुआ था, अगर आपको उस टाइम पे याद होगा कि वहाँ पे मैसिव फॉरेस्ट फायर चल रहा था बहुत टाइम तक, और उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे. देयर इज वन मोर पॉइंट हेयर जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से. दैट इज द फॉरेस्ट लॉस इन अमेजोन बेसिन नॉट ओनली अफेक्ट्स कार्बन. ठीक है, इट अफेक्ट्स कार्बन क्योंकि कार्बन रिलीज होता है इसमें. क्या बोलते हैं इसको, दो चीजें होती है. फर्स्ट इज कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा जब भी फायर होगा या जब भी फॉरेस्ट फायर होगा. सेकंड विल बी दैट कि फायर और दी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज जो फॉरेस्ट में होती है वो खत्म होती है क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं बचता. ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करता है दैट एक तो ये कार्बन हो गया एक इफेक्ट कि कार्बन जाएगा एनवायरनमेंट में और सिक्वेस्ट्रेशन नहीं होगी. प्लस देयर विल बी वन मोर थिंग दैट इज रीजनल रेनफॉल नहीं होगा. तो द ऑथर सेज दैट और दिस सर्वे सेज दैट
कि इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूज एट सच करंट रेट, इसमें क्या होगा, देयर विल बी अ टिपिंग पॉइंट, और इस टिपिंग पॉइंट को अगर हमने क्रॉस किया, then entire ecosystem, then this will convert most of the ecosystem into savannas. ठीक है, कि फॉरेस्ट चेंज हो जाएगा ग्रासलैंड में, समझे। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है कि टिपिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद क्या होता है। There is one more target, that is the DRC has lost more than 500,000 of the hectares and primary forest in 2022, and this report highlights this कि $500 million agreement was signed in United Nations Climate Change Glasgow 2021 में to protect the forests of DRC. However, no such thing has been done yet. और इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे, ये हमारे काम आ जाएगा आंसर राइटिंग में, हमारे आंसर में काम आ जाएगा। So according to the Global Forest Watch, India has, these points are important for India and for us also, as the UPSC demands. So according to Global Forest Watch, India has lost 43.9 thousand hectares of humid primary forest between 2021 and 2022, which accounts for 17% of the country's total tree cover loss in the period. The total tree cover loss in India between 2021 and 2022 was 255,000 hectares, and the total global tree cover loss in 2022 declined by 10%. So this report highlights the forest loss, and it says that how to deal with it, not actually how to deal with it, what we can do a bit better is we can work on these two goals, ठीक है, और इन goals पे काम करने के बाद we may recover or we may reach the point where we can help the entire ecosystem to balance itself. Then there are two more news. One is about the ISRO rocket, that is GSLV Mark III, ठीक है, and another is about the China establishing the Rushing County और in the Shanghai province में एक solar panel farm, जितना आप बड़ा देख रहे हो, ठीक है, and there is a point highlighted है कि दो metals को which are used in computer chips and solar cells, इनको export करने से चाइना ने रोक लगाई है। Your assignment will be what are these two metals. अब ये दो metals कौन से हैं, ठीक है, जिनको चाइना एक्सपोर्ट करने से बैन लगाया है, ये कौन से दो metals है जो कंप्यूटर चिप्स और सोलर सेल्स में यूज होते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक ऑफ साइंस एंड टेक, दिस इसरो रॉकेट, इसरो में क्या क्या है हमारे पास, PSLV है, GSLV है और SSLV है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च्ड द PSLV द मोस्ट, PSLV को क्या बोला जाता है, वर्क हॉर्स बोला जाता है, बिकॉज इट हैज लो फेलियर रेट, ये फेल नहीं होता है। PSLV कैन अप लिफ्ट अप अराउंड 3.8 टन्स ऑफ द वेट इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट। डन, यहाँ तक PSLV हो गया। इसके बाद GSLV इज देयर फॉर हेवियर पेलोड्स एंड द हायर अर्थ ऑर्बिट्स, 36,000 के ऊपर जो ऑर्बिट होता है दैट इज हायर ऑर्बिट, और उसमें जाएगा GSLV। लाइक द PSLV, GSLV also has multiple configurations। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एक कॉन्फ़िगरेशन इसमें है GSLV Mark III, जिसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल Mark III। दिस कैन लिफ्ट अप 10 टन्स टू द लो अर्थ ऑर्बिट, ये याद रखना है, लो अर्थ ऑर्बिट, नॉट द हाई अर्थ ऑर्बिट। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले आप जो देख रहे हो 2 बूस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, these have solid fuels, ठीक है, these are S200 boosters और they have solid fuels and they are attached to the rocket body। they compost solid fuel and fuel का नाम है hydroxyl terminated polybutadiene, ठीक है, and the second stage which reaches it, ठीक है, second stage में क्या होगा, is powered by 2 विकास engines, ठीक है, these are the boosters, ठीक है, and these are the विकास engines now, and these विकास engines which compose the liquid fuel, ठीक है, पहला है solid fuel, दूसरा है liquid fuel, और liquid fuel क्या होगा, या तो होगा नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और unsymmetrical dimethyl hydrazine, ये दो फ्यूल्स में से एक फ्यूल यूज होगा which is a liquid fuel, ठीक है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अपर मोस्ट फाइनल स्टेज जो इस GSLV Mark III का है, upper most stage is powered by cryogenic engine। it has liquefied hydrogen and liquefied oxygen, जिनको ये आपस में combust कराता है, फ्यूल जलता है और इसको बूस्ट मिलता है, and then hydrogen has a very high specific impulse
as the rocket fuels go, but using it in an engine requires it to be liquefied first, which in turn means that it must be stored at a very low temperature and with a special pumping and transport system. ISRO will launch Chandrayaan 3 mission on July 14 on board कौन सा मार्क 3, इसी पे जाएगा हमारा चंद्रयान 3, और ये चंद्रयान 3 हमारा बहुत ही सक्सेसफुल मिशन जाए, इसकी हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से. I request all of you to do the same, that you all do pray for Chandrayaan 3 to be a great success for India. I welcome you all at Perfection IAS for each and everything related to UPSC. आप आइए, आपको हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, आपको हमारे मेंटोरशिप सेशंस ज्वाइन करने हैं, आपको हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी ऑल्सो. ठीक है, आपको किसी भी चीज में दिक्कत आ रहा है, आप आके हमारे यहाँ स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं फॉर 69th बीपीएससी और फॉर 70th बीपीएससी जो आने वाला है. ये सितंबर में होगा और ये अगले साल होगा. यूपीएससी 26 मई 2024, 7 से 8 महीने का, 7-7.5 महीने का टाइम बचा हुआ है. डू प्रैक्टिस हार्ड, डू प्रैक्टिस वेल. आपको कोई भी दिक्कत आता है, यू कैन ईमेल अस और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर फोन नंबर्स. आई गिव यू अ फोन नंबर. आपको कोई भी दिक्कत हो, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपका हर एक प्रॉब्लम, यूपीएससी का एकेडमिक प्रॉब्लम दूर किया जाएगा. ठीक है, just a moment, and the number will be 9031036712. ये हमारे दिल्ली सेंटर का नंबर है. आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारे पास आइए. आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशंस. Do watch these news analysis daily and make it a habit of yours, and do make some notes also, and you can text me the notes on the same WhatsApp number if you are having any issues. आप मुझे सेम WhatsApp नंबर पे प्रॉब्लम्स बताइए, we will solve all of them. अगर आप डेली आंसर राइटिंग खुद से कर रहे हैं, आप मुझे अपने आंसर्स भेजिए इसी नंबर पे. आंसर्स भेजने के बाद we will go through the answers and हम इन आंसर्स को इवेलुएट करके आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक देंगे. ठीक है, I thank you all for being here in this discussion. Thank you once again. Thanks a lot. Goodbye. Jai Hind.